सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकोटो। तो आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक। तो आज अपन पढ़ेंगे एनएलएम। एनएलएम की फुल फॉर्म होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अपन वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे जो कि एग्जाम में आएंगे, पीवाईक्यूज में आ चुके हैं और साथ में नीट 2025 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही एनसीईआरटी में भी आपके दे रखे हैं। तो अपन सारे वो सब चीज़ें कवर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मूले से। तो पहला अपना जो फॉर्मूला है वो किसके ऊपर है? संवेग, मतलब कि मोमेंटम। तो मोमेंटम का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इंटू वी इज इक्वल टू एम इंटू डी आर अपॉन डी टी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर वो आपको इसे वेक्टर की फॉर्म में दे दे तो आपको पी रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? पी1 का स्क्वायर प्लस पी2 का स्क्वायर प्लस 2p1 p2 कोस थीटा। तो इस तरीके से आप पी रिजल्टेंट निकाल सकते हो। और अपन देखते हैं आवेग। आवेग क्या होता है? संवेग में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। तो एफ इंटू डेल टी या फिर डेल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आई। आई मतलब आवेग या इम्पल्स। अब देखो, फोर्स को आप कितने तरीके से लिख सकते हो? तो फोर्स को आपको क्या लिख सकते हो? तो एम इंटू ए लिख सकते हो, साथ में क्या लिख सकते हो? यू इंटू डी एम अपॉन डी टी, साथ में एन इंटू एम वी अपॉन टी। अब यहाँ पे एन क्या है? बंदूक से निकली हुई गोलियों की संख्या है, ठीक है? तो ये लिख लेना आप लोग। और साथ में क्या लिख सकते हो? डेल पी अपॉन डेल टी भी लिख सकते हो। संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। और संवेग में परिवर्तन क्या होता है? आवेग होता है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका? इम्पल्स हो जाएगा। और चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा? एफ मतलब फोर्स हो जाएगा। तो एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी और एम इंटू डी वी अपॉन डी टी, ये सब किसके फॉर्मूले आ गए? आपके फोर्स के आ गए। और साथ में आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, ये जो अभी मैंने बताया, यू इंटू डी एम अपॉन डी टी और साथ में एन इंटू एम वी अपॉन टी। तो इन दोनों को हाईलाइट कर लेना, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? थर्ड नंबर पर अपन देखते हैं कि कोई बॉल या फिर कोई पार्टिकल आ रहा है ना, और वो दीवार से टकरा रहा है, और दीवार से नॉर्मल से वो थीटा कोण पे टकरा रहा है। दीवार पर टकरा रहा है लेकिन नॉर्मल से कौन से एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो ये आपका एंगल हो गया थीटा। तो नॉर्मल से वो थीटा एंगल पे टकरा रहा है। ध्यान रखना, दीवार से एंगल थीटा नहीं है उसका, नॉर्मल से थीटा है। ये नॉर्मल हो गया आपका, इससे एंगल थीटा पे टकरा रहा है। और टकरा किससे रहा है? दीवार से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? संवेग में परिवर्तन क्या जाएगा? इम्पल्स क्या जाएगा आपका? 2mv कोस थीटा। तो अब मान लो, पहले तो वो नॉर्मल से थीटा कोण पे था, है ना? अगर वो दीवार से थीटा कोण पर हो, दीवार से थीटा एंगल पर टकरा है, तो इसका देखो, ये दीवार हो गई, तो यहाँ पर दीवार से थीटा एंगल, ये बन गया आपका थीटा, ठीक है? तो दीवार से अगर थीटा एंगल पे होगा तो आप फॉर्मूला लगाओगे 2mv इंटू साइन थीटा। इसको अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। अगर नॉर्मल से थीटा कोण पर होगा तो कोस थीटा आएगा, अगर दीवार से होगा तो साइन थीटा। मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, तो इनको अच्छे से याद रखना तुम लोग। नंबर पर अपन देखते हैं होज पाइप से। मान लो कोई होज पाइप है, उससे वी वेलोसिटी से या वी वेग से आप, जैसे मान लो वाटर निकल रहा है और वो दीवार से टकरा कर वापस भी लौटता है, ठीक है? तो आपने पानी की बौछार करी और दीवार से टकरा के वो वापस भी आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? एफ इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू रो इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है? एरिया है। रो कितना जाएगा? पानी का डेंसिटी आ जाएगा इतना, 10⁻³ kg पर mm³, ठीक है? तो ये आपका आ गया। अगर वो वापस लौटे तब ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर वो वापस ना लौटे तो, मतलब सिर्फ टकराए ही, वापस ना आए पानी, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? तो उस कंडीशन में आप फॉर्मूला लगाओगे एफ इज इक्वल टू ए रो इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, फिर ओनली ए रो इंटू वी स्क्वायर आएगा। और ये पी वाई क्यू आ चुका है 2010 में। 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, ठीक है? 7th नंबर पर अपन देखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंट कब कंजर्व रहता है? जब एफ एक्सटर्नल जीरो होता है। तो जब भी एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब कि कुल संवेग संरक्षित रहेगा। टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, एम वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 हो जाएगा। तो ये तीनों शर्तें याद रखना, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, एम वी कॉन्स्टेंट रहेगा और पी भी कॉन्स्टेंट रहेगा। ये लिफ्ट में आभासी भार या डब्ल्यू अपीयरेंट। तो अगर आपको डब्ल्यू अपीयरेंट निकालना है लिफ्ट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको तो आप ज़रूर याद करके जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप इसको याद करो चाहे ना करो, क्वेश्चन तो इसमें से आएगा, ये तो कन्फर्म है। देखो, पहला अपन केस देखते हैं, लिफ्ट इन रेस्ट। अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, है ना? तो डब्ल्यू अपीरेंट किसके इक्वल हो जाएगा? डब्ल्यू रियल के इक्वल, और कितना हो जाएगा? mg के इक्वल हो जाएगा। इसमें सेकंड केस अपन देखते हैं, अगर मान लो वो एक समान वेग से या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर ऊपर या नीचे जा रही है, तब भी उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। और डब्ल्यू अपीरेंट कितने के इक्वल हो जाएगा? mg के इक्वल हो जाएगा अगेन, ठीक? अगर वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है तो आपका डब्ल्यू अपीरेंट कितना आएगा? mg प्लस ए। ध्यान रखना, ये जुड़ जाएगा। ऊपर जाते टाइम वेट ज़्यादा हो जाता है और नीचे आते टाइम वेट आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mg इंटू माइनस ए, ठीक? mg माइनस ए। और फ्री फॉल के टाइम पे क्या होता है आपका? डब्ल्यू अपीयरेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फ्री फॉल में क्या होगा? इंसान नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ए जी के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे आप जी पुट करोगे तो जी माइनस जी क्या हो जाएगा? जीरो। तो डब्ल्यू अपीयरेंट कितना आ जाएगा आपका? जीरो, क्योंकि यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या हो जाता है? जीरो, इसलिए डब्ल्यू अपीयरेंट भी जीरो हो जाएगा। अब देखो, मंकी कितने एक्सेलरेशन से रस्से पे चढ़े कि वो रस्सी ना टूटे, ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? टी इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है, और जो आपके टेस्ट वगैरह लगते रहते हैं उनमें भी आता है, एलन वगैरह के टेस्ट जो आप देते हो, ठीक है? अब देखो, एक ये रॉकेट वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है बहुत बार। तो रॉकेट वाले क्वेश्चन में क्या होता है? इसमें आपको
4 बातें ध्यान रखनी है। तो पहली बात क्या है उसके अंदर की कि ये मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। एमसी का मतलब यहाँ पे क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड, ओके। और ये एक्शन रिएक्शन पर भी बेस्ड है, ध्यान रखना है। दोनों आपके जो रूल हैं उन पे बेस्ड है, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, साथ ही साथ आपका एक्शन रिएक्शन पे भी। अब इसमें देखो थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट क्या होता है, आपके फोर्स के इक्वली होता है, मतलब वो फोर्स जो कि रॉकेट को ऊपर की तरफ भेजेगा। तो इसमें जो जो आग जलती है, जो फ्यूल जलता है, वो तो किधर की साइड जलता है, वो नीचे की तरफ जलता है ना, वो नीचे धक्का देता है। तो इस पर किधर की तरफ थ्रस्ट लगता है, किधर की तरफ फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। तो जैसे इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है तो रॉकेट किधर जाता है, आपका ऊपर चला जाता है। इधर निकल रहे नीचे से, और वो उसको फोर्स देंगे, थ्रस्ट देंगे, तो थ्रस्ट की वजह से ये ऊपर चला जाएगा। तो थ्रस्ट एक्चुअल में होता कितने के इक्वल है, तो थ्रस्ट देखो आपका u इंटू डी एम अपॉन डी टी के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता है, u इंटू डी एम अपॉन डी टी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम नॉट इंटू ए इज इक्वल टू यू इंटू डी एम अपॉन डी टी। इसका क्या मतलब है, एम नॉट आपका क्या है, इनिशियल मास है फ्यूल का, ठीक है, और एम क्या है, फाइनल मास है किसका, फ्यूल का। और डी एम अपॉन डी टी क्या है, फ्यूल की बर्निंग रेट है, मतलब फ्यूल के खत्म होने की दर, या फ्यूल के जो मास है उसके खत्म होने की दर है, डी एम अपॉन डी टी, ओके। पर अपन देखते हैं कनेक्टिंग बॉडीज़। तो देखो कनेक्टिंग बॉडीज़ में क्या होता है, जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा, जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो हमेशा आप करोगे फोर्स अपॉन टोटल मास। क्या करोगे, फोर्स अपॉन टोटल मास। जैसे आप ये करोगे तो आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। देखो इसमें टेंशन इधर आ रही है, इसमें टेंशन इधर आएगी, तो ये आपकी टेंशन हो गई, ये आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछे कि बताओ भाई एक्सेलरेशन निकालो इसका, तो एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे, इसका पूरे का एक्सेलरेशन एक ही आएगा, तो कितना आएगा वो, फोर्स अपॉन टोटल मास के इक्वल कर दो। अब देखो सस्पेंशन से एक्स दूरी पर अगर आप तनाव पूछे, टेंशन पूछे, तो आप कैसे निकालोगे। मान लो इसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया, यहाँ पे ये सस्पेंशन है, इससे ये टोटल यहाँ आपकी जो लेंथ है वो कितनी है, आपकी एल है ना। और इससे एक्स डिस्टेंस पे आपने पूछा है कि टेंशन कितनी होगी, तो आप कैसे बताओगे, टी इज इक्वल टू टोटल एफ अपॉन कैपिटल एल इंटू एक्स, मतलब टोटल फोर्स अपॉन टोटल लेंथ लिख दो, इंटू जिस लेंथ पे आपको जो टेंशन निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी उस डिस्टेंस पर टेंशन आ जाएगी, ठीक है। कांक लंबाई वाला यहाँ पे फोर नियम लग जाएगा, रूल लग जाएगा। अब देखो 12th नंबर पर जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, ये एलन की टेस्ट सीरीज अगर आप दोगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा देखने के लिए, और पी क्यू अगर आप सोल्व करोगे तो उसमें भी आपको ये वाला फॉर्मूला देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। आर क्या है यहाँ पे आपका, नॉर्मल है, मैंने लिख भी रखा है। तो आर यहाँ पे आपका क्या है, नॉर्मल है, ये आर है, ये नॉर्मल है। टेंशन ये रस्सी है, देखो ये लटकी हुई है, तो इस रस्सी में तनाव किधर होगा, इधर की साइड में होगा, ठीक है। और ये इसका क्या है, वेट। तो ये तीनों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर और डब्ल्यू एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। और आप इन दोनों तीनों को जोड़ोगे तो इनका जो सम है वो किसके आना चाहिए, जीरो का इक्वल आना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ होगा, दूसरे में आपको ये दिया होगा कि टी स्क्वायर जो है आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू टेन थीटा, ये भी आपको थर्ड ऑप्शन में दिया होगा। फोर्थ ऑप्शन में आपसे पूछेगा ऑल ऑफ एबव, तो आपको फोर्थ ऑप्शन में टिक करना है ऑल ऑफ एबव, क्योंकि ये भी रिलेशन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और आर आपको मैंने बता ही दिया किसके नॉर्मल के इक्वल होता है, ठीक है। 13 नंबर पर जो फॉर्मूला है उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि ये कोई एक ट्रॉली है, उसके ऊपर ये M1 बॉक्स रखा हुआ है और पुली से कौन लटका हुआ है, M2 बॉक्स लटका हुआ है, M2 मास लटका हुआ है, ठीक है। अब वो बोला कि कितना फोर्स लगाएं इस पर, इसका एक्सेलरेशन बताओ, फोर्स बताओ, है ना। तो आप फोर्स और एक्सेलरेशन कैसे बताओगे, तो देखो सब ध्यान से देखो, जितना M1, अब M1G का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, क्योंकि M1G तो नीचे लगेगा और अपन को तो टेंशन चाहिए, ठीक है। तो टेंशन इसमें कितनी आएगी, M1 इंटू ए। अब पुली तो सेम ही है ना, तो सेम पुली है तो यहाँ पे भी टेंशन सेम ही रहेगी, पर इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा है, M2 के अंदर, M2 इंटू जी, ठीक है। तो टेंशन आपकी कितने के इक्वल हो गई, M2 इंटू जी के इक्वल हो गई। अब वही किसके इक्वल है, M1 इंटू ए के इक्वल भी है ना। तो अपन को ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू कैसे आएगी, अब यहाँ पे जो टेंशन होगी वही टेंशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इन टेंशन को अपन क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो M1 इंटू ए को M2 इंटू जी के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से आपका ए आ जाएगा, और ए कितना आएगा, M2 इंटू जी अपॉन M1। उसके बाद में अगर आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स मैंने बताया आपको किसके इक्वल हो जाता है, एम इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टोटल मास आपका कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3। तो इस टोटल मास को आप जब ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, फोर्स निकल के आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। 14 नंबर पर अपन देखते हैं, तो इसके अंदर एक पुली दे रखी है आपको, एक मास लटकाया हुआ है, दूसरे में 2m का मास लटकाया हुआ है। इसमें भी एक पुली दे रखी है, एक m मास लटका है, और दूसरे में फोर्स लगा रहा है आपको 2mg का। तो ध्यान रखो, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स अपॉन टोटल मास करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें फोर्स कितना लग रहा है आपका, 2mg तो नीचे लग रहा है ना, और 1mg ऊपर की साइड लग रहा है। तो 2mg में से 1mg माइनस करेंगे पहले, तो अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, 2 और प्लस m 3m, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, 2mg नीचे लग रहा है और mg क्या है, लग रहा है ऊपर लग रहा है। तो आप 2mg माइनस 1mg तो करोगे, लेकिन यहाँ पे 3mg नहीं लिखोगे, मतलब यहाँ पे टोटल मास 3m नहीं लिखोगे। आप क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉक्स आपको नहीं दे रखा है, यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स लग रहा है। अगर यहाँ पर 2m मास का बॉक्स लटका हुआ होता है तब आप 2m प्लस m3 लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं लटका हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का मास यहाँ पे आप इंक्लूड नहीं करोगे, आपको सिर्फ जो मासेस दिए हुए हैं ओनली वही मास यहाँ पे करना है। तो मास यहाँ पे सिर्फ बॉक्स का दे रखा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंपली कैपिटल M। तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही मास होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे 2m प्लस m 3m, यहाँ पे 3m मास था और यहाँ पे टोटल मास कितना है, m है। यही डिफरेंस है बॉक्सेस के अंदर और सीधा डायरेक्ट फोर्स लगाने में। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि बल का मास कंसिडर नहीं करते कभी भी, तो यहाँ पे जो मास आएगा वो कभी भी फोर्स का नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्स का आएगा। तो मैंने भी यहाँ पे बॉक्स का ही मास लिखा है,
फोर्स का या बल का मास मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो मान लो कोई धागे से किसी मास को यहाँ पे लटका रखा है, ठीक है, और ये रस्सी क्या है, मासलेस है, इसमें कोई मास नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि बताओ आर पॉइंट पर जो है टेंशन है वो बताओ, क्यू पॉइंट पर टेंशन बताओ, पी पॉइंट पर टेंशन बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? ये एम है, नीचे क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है ना, एम जी लग रहा है। तो यहाँ पर टेंशन कितनी है इस रस्सी के अंदर? टी है, टी के किसके इक्वल है? एम जी के इक्वल है। तो इस पॉइंट के हर पॉइंट पर, इस जो रस्सी है उसके हर पॉइंट पर एक ही टेंशन रहेगी, भले वो आर ले लो, क्यू ले लो या फिर पी ले लो। तो टी पी किसके इक्वल होगा? एम जी के इक्वल, और टी क्यू भी किसके इक्वल होगा? एम जी के, और टी आर भी किसके इक्वल होगा? एम जी के। 17th पॉइंट पर अपन क्या देखेंगे? एक मास है m1, ठीक है, पुली से लटका किसको रखा है? m2 मास को, और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। अब तुम्हें पता ही है अगर रस्सी एक ही है, पुली एक ही है, तो जो टेंशन यहाँ पे होगी वही टेंशन यहाँ पे होगी, है ना। तो यहाँ पे जो टेंशन है वही टेंशन यहाँ पे है, और ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री के एंगल पे है। ये नीचे जा रहा है और इधर खिसक रहा है। तो सबसे पहले तो जो यहाँ टी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट टी आ जाएगा। वो कितना जाएगा? √2t आ जाएगा। कितना आएगा? √2t। तो ये मैंने आपका रिजल्टेंट टी लिख दिया, कितना? √2t। अगर वो आपसे पूछे बताओ टेंशन कितनी है, तो m2 इंटू जी, तो किधर लग रहा है? नीचे, ठीक है, और m1 इंटू ए किधर लग रहा है? इधर। तो टेंशन किसके इक्वल हो जाएगी आपकी? m1 इंटू ए, इसके इक्वल हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे तो कोई जी का लेना देना नहीं है ना, एम जी नीचे लग रहा है, पर इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि नीचे नहीं लटका हुआ, ये तो क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे टेंशन डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगी? m1 इंटू ए के इक्वल हो जाएगी। तो अपन ने वही लिख रखा है यहाँ पे, m1 इंटू ए। अब देखो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैंने क्या समझा आपको? फोर्स अपॉन टोटल मास लिखेंगे। तो देखो फोर्स नीचे कितना लग रहा है आपका? m2 इंटू जी, ठीक है। यहाँ पे तो कोई m1 इंटू जी नहीं लिखेंगे क्योंकि तो लटका हुआ ही नहीं है, तो इसका तो कैंसिल हो गया। तो m2 इंटू जी -0 लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि इसका तो कोई नीचे है ही नहीं, इसका कंपोनेंट तो है ही नहीं ना, तो आप यहाँ पे -0 लिख सकते हो। तो m2 इंटू जी -0, ये आपका हो गया फोर्स अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि टोटल मास तो लिखना ही है। तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा? एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन निकलेगा आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, तो आपका टेंशन निकल के आ जाएगा। ठीक, बस यही आपको प्रोसेस करनी है इसके अंदर। तो देखो कितना सिंपल है, सबसे पहले ए निकालो और ए की वैल्यू को फिर यहाँ पुट करो तो आपका टेंशन आ जाएगा। तो 18th नंबर पर अपन देखते हैं। अब ये भी ध्यान रख लेना कि ये PYQ है और ये अब तक 3 बार आ चुका है। कितनी बार आ चुका है? 3 बार आ चुका है। तो ये PYQ 3 बार आ गया है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, ध्यान रख लेना। देखो एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है, और उसका जो ये कांस्टेंट होता है वो कितना है दे रखा है, इसमें K दे रखा है, और एक 2m का मास लटकाया हुआ है और एक m का मास लटकाया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि अगर अपन इसको सीजर से कैंची से काट दें यहाँ से, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अगर इसको कैंची से काट दें तो जो ये 2m का एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा? तो देखो काटने से पहले क्या होगा, kx किसके हो जाएगा? 3mg के इक्वल हो जाएगा। क्यों? इसका टोटल मास कितना है? 3m, तो 3mg किधर लग रहा है? नीचे, है ना, और kx इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो kx किसके इक्वल हो गया आपका? mg के इक्वल होगा। ये kx और ये 3mg, तो kx किसके इक्वल हो गया अपना? 3mg के इक्वल हो गया। ठीक है, आप टोटल मास को देखा करो हमेशा, इसको नीचे लगा दिया करो, kx को हमेशा ऊपर लगा दिया करो, और इसको इसके इक्वल कर दिया करो, और आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से। तो kx हो गया आपके 3mg के इक्वल काटने से पहले। अब काटने के बाद में क्या होगा? तो देखो कट करने के बाद में 2m का एक्सेलरेशन कितना होगा? अब देखो 3mg तो पहले से लग ही रहा था ना, तो 3mg तो टेंशन आपकी किधर लग रही थी? ऊपर लग रही थी पहले से। तो 3mg किधर लग रही थी आपकी? पहले से लग रही थी, और कितने के बराबर? 3mg के बराबर, और ये क्या है आपकी? टेंशन। अब ध्यान रखो, अब अगर आपने m का मास काट दिया तो ये तो अलग हो गया ना, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब ये अलग हो गया तो कौन बचा आपके पास में? 2m बचा। तो ये 2m बचा, तो इसका नीचे की तरफ कितना लगेगा? 2mg, ये फोर्स लगेगा नीचे 2mg। तो देखो 3mg ऊपर लग रहा है, 2mg नीचे लग रहा है, तो इसमें से आप किसको माइनस करोगे? 3mg में से 2mg माइनस करोगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बता रखा है, एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन टोटल मास। तो फोर्स रिजल्टेंट कितना लग रहा है? 3mg माइनस 2mg अपॉन टोटल मास कितना है यहाँ पे? 2m, तो नीचे लिख देंगे 2m। ठीक है, कितना आ गया आपके पास में? g/2। तो अब आपके जो 2m मास है इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? g/2। तो ये इसका आंसर होगा। समझ में आया? और जो भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए उससे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला। बस जितना फॉर्मूला बताया है और जितने कॉन्सेप्ट बताए हैं उन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस 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 और बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। चलो बाय।